हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जब जब कोई वैकेंसी बड़ी आती है तो हम सबको एक उम्मीद होती है कि इसमें शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। तो हम हर उम्मीद से आते हैं और फिर हम कभी फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, कभी कहीं रह जाते हैं। तो फिर वो उम्मीद टूटती है, फिर हमें एक नई उम्मीद दिखती है, हम फिर दोबारा फॉर्म भरते हैं, हम फिर से उठ खड़े होते हैं। पर ये कब तक चलता रहेगा? ये निश्चित है, और ये बहुत सारे बच्चों को हर बार निराश होना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई 40-50 लाख फॉर्म की जहां बात हो, मान लेते हैं कि 40 लाख फॉर्म हो और वहां 32,000 को ही नौकरी मिलनी हो, चाहे कितनी भी ज्यादा वैकेंसीज हैं ये, पर 40 लाख में से मिलेगी तो 32,000 को ही। बाकी 39,68,000 को तो फिर से निराश लौटना होगा। अब बात यह है कि उन 32,000 में मैं अपना नंबर कैसे डाल पाऊं, इस चीज की हमारी कंपटीशन, इसी को कंपटीशन कहते हैं। और जब भी ऐसी वैकेंसीज आई हैं, मैं हर बार एक निष्पक्ष रूप से एक वीडियो लेकर के आता हूं कि जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि किसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मैं कर रहा हूं 2018 की भर्ती, जब 41,520, 49,568, उससे लगातार बच्चों को गाइड करते हुए आया हूं। और बहुत सारे बच्चे आज आप देखेंगे यूपी पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं, शायद ही कोई आपको बच्चा मिले कि जिसने यहाँ की गाइडेंस का फायदा ना लिया हो और इन भर्तियों में वो नौकरी कर रहा हो। तो भाई, मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात थोड़ा सीरियसली सुने, क्योंकि ये अनुभव आज का नहीं है जो मैं आज शेयर करूंगा। ये बहुत बहुत सालों पुराना है, जो बहुत सारे बच्चों को काम आता है। क्योंकि हम पढ़ाते तो रोज है, पढ़ाते सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते होंगे ऑब्वियसली, तभी वो टिक पा रहे हैं यूट्यूब पर। बस बात यह है कि किस बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सी बात उसको हिट कर जाए और वो अपने आप को उठा करके ले जाए वहां से। बच्चे, खुद ही आपको अपने उत्थान के लिए काम करना होगा। हम आपको गाइड करेंगे, आपके जैसे 40 लाख बच्चों को गाइड करेंगे, लेकिन ये गाइडेंस आपके काम आए, इस पर सिर्फ आपको काम करना होगा। क्योंकि हम आपको पर्सनली आकर के नहीं बता सकते कि आपकी ये कमी है ना। आप उस कमी को हमारी बातों से निकालिए कि हाँ, ये मेरी वाली कमी है। बहुत पता है इस समस्याएं कहाँ हैं। हम जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं या स्टूडेंट फेज में आप लोग हैं, तो मैं पूरा अनुभव आपको बता रहा हूं कि हर किसी को ये एक्सेप्टेंस में दिक्कत है, चाहे वो नौकरी फेज में हो, चाहे वो तैयारी फेज में हो, कि मेरी गलती, मैं मान लूं अपनी गलती, ये मेरी गलती है भी या नहीं। बच्चे, आपको गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा कि हां, मेरी ये चीज वीक है, तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगा। अगर आप उसको वीक ही नहीं मानोगे तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। जब बच्चे ऑफलाइन में कोचिंग जाते थे मेरे पास, मैंने भी 2009 से और करीब 2020-21 तक ऑफलाइन पढ़ाया है, कोरोना की वेव तक। तो वहां पर मैं देख पाता था कि बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं, नए चेहरे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनमें से अधिकतर को तो यही समझ में नहीं आता कि मेरी समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो कई बार तो ऐसा किसी से भी पढ़ते रहते हैं, और जब वो पढ़ते रहते तो उनको पता ही नहीं है कि मैं यहां पढ़ रहा हूं। भाई, वो मानता है ना कि मैंने इनसे पढ़ रहा हूं, सभी ऐसा पढ़ाते होंगे। तो उनको यही समझ नहीं आता कि मुझे समझ भी आ रहा है या नहीं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आप ऐसे 33% ला सकते हो, पर सिलेक्शन के लिए तो भाई 75-80% की फाइट है अब। और 80% मार्क्स ला पाना एक अपने आप में चैलेंज है। और जो कट ऑफ आप ये मानते हैं कि पिछली बार बड़ी हाई कट ऑफ गई और ये गई वो गई, तो भाई हाई जाएगी, इस बार और हाई जाएगी। एक तो वैकेंसीज कम और नेगेटिव मार्किंग हट जाने से कट ऑफ में काफी अंतर आने वाला है। और पेपर में चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लूं, अभी यूपीएसआई से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, होमगार्ड के पेपर से बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। तो मेरे भाई, पेपर अब मुश्किल नहीं बन रहे हैं। 2021 वाला भी अगर यूपीएसआई का पेपर उठाओगे या फिर उसके बाद कांस्टेबल 60,000 वाला उठाओगे, तो पेपर में मजा नहीं आ रहा है। जैसे पहले अनएक्सपेक्टेड पेपर बनते थे तो कट ऑफ लेवल में आ जाती थी। पेपर बहुत साफ सुथरा हुआ, 60,000 वैकेंसी का कोई दाग नहीं लगा सकता, लेकिन
कट ऑफ फिर भी कितनी हाई गई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। तो इसलिए अब आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि मैं आसान पेपर में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊं, बल्कि हार्ड पेपर में अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आसान पेपर में मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाऊं, इस चीज की तैयारी होनी चाहिए और उस पर ही आधारित मॉक होनी चाहिए। जब से नेगेटिव मार्किंग हटाए तो फिर तो लग रहा है ना कि पेपर के जो लेवल है उसको हमेशा आसान किया जा रहा है और उसी की तरफ जा रहे हैं लोग। तो हमें फिर अच्छे स्कोर 80-90% स्कोर की तरफ जाना चाहिए। फिर कोई भी स्कोर सेफ है ही नहीं, ये आपको मानना होगा, है ना। तो आज मैं उसी बारे में आपको गाइड करने आया हूं कि कैसे आप अपना एक बेहतरीन स्कोर सिक्योर कर सकते हैं और वो कैसे किया जा सकता है, वो भी सब बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे भाई, एक चीज जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि देखिए 2018 की जो भर्ती आई थी वो 41,520 की आई थी, फिर 49,568 की आई। तो उस समय जो फॉर्म भरे जाते थे, देखिए ये भी बहुत सालों में वैकेंसी आई, पर यहां पर एज थी 18 से 22, मैं मान लेता हूं 18 से 22 ही थी, तो 22,76,000 फॉर्म भरे गए। यहां पर एक साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला था, तो 23 लाख फॉर्म हो गए, क्योंकि 41,000 तो बच्चे यहां लग गए और बच्चे वही थे, नए बच्चों को एंट्री नहीं मिली, लेकिन एक साल का रिलैक्सेशन और मिल गया, क्योंकि नए साल में दी थी। हाँ, एक नए बच्चों को भी एंट्री मिली थी इसमें, तो 23 लाख बच्चे यहां फॉर्म भर गए। कुछ ने नहीं भरा होगा, पहले वालों ने, उन्होंने देख लिया कंपटीशन बहुत टफ है, पर नए बच्चों की एंट्री की वजह से फॉर्म बढ़ गया और एक साल का रिलैक्सेशन जो मिला था। तो मेरे भाई, अब जो 60,000 वैकेंसीज आई हैं, आप देखो उस टाइम क्या होता था हाल, और अब 48 लाख फॉर्म, यानी कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि एकदम डबल फॉर्म आ जाएंगे। ये मान सकते थे कि 23 से 30 लाख फॉर्म हो जाएंगे, तो डबल फॉर्म क्यों आए? एक तो सबसे बड़ा कारण, जो 18 से 22 एज होती थी वो 18 से 25 हुई थी इस भर्ती में, सबसे बड़ा कारण। 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाने से क्या डबल, क्या 22 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे? नहीं, ये बच्चों की संख्या अगर 3 साल का, अब चूंकि इस बार भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 18 से 25 इस बार भी बच्चों ने लिया है, तो सर फिर तो बहुत फॉर्म, 50 लाख से ऊपर फॉर्म जाने चाहिए इस बार, ऐसा लग रहा होगा आपको जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वैकेंसीज की वजह से बढ़ता है कई बार कंपटीशन, और कई बार ये जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन था, इससे भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा कि भाई इतना, क्योंकि देखो एग्जाम में बैठने वालों की संख्या देखो कितनी कम थी, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो फिर सब भर देते हैं, यार न भर्ती आई है फॉर्म तो डाल ही दूं। यहां देखो कितने ये सीरियस बच्चे हुआ करते थे, या मैं कहूं कि हम यूट्यूबर ने आकर के बच्चों को मोटिवेट कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। वरना यहां 23 लाख फॉर्म थे और 19 लाख अगर एग्जाम में बैठने जा रहा है, यहां देखो 48 लाख हमारे कहने से फॉर्म तो भर दिया, 400-500 अपने फूक तो दिए, पर उसने तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, उसे बस सोशल मीडिया चला रहा है आजकल हर यूथ, कोई भी बच्चा है, उसे तैयारी करनी है नहीं करनी है, यार फॉर्म आया 400-500 जा रहे हैं, भर ही देता हूं, तैयारी होगी तो दिया आएंगे, नहीं तो फॉर्म में क्या जा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ रही है, वरना ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं आया। तो देखो, तो आप इस फॉर्म्स की संख्या से बहुत ज्यादा रिलेट मत किया करो कि ये अब मैं 40 लाख क्यों मान रहा हूं यहां, और यह मैं ही क्यों मान रहा हूं, ये अखबार वाले भी मान रहे हैं कि अब 40 लाख आवेदन की उम्मीद है। और आप कहो कि सर ये बढ़ तो इसकी वजह से रहे 3 साल एज की छूट में, 3 साल एज की छूट में पिछली बार का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आ पाया, लेकिन जो उम्मीद जताई गई वो 6 से 7 लाख के बीच में फॉर्म बढ़ने की उम्मीद जताई गई। बाकी 40-42 लाख तो फॉर्म फिर भी भरते, 40-42 लाख फॉर्म तो फिर भी आते, 6 से 7 लाख बच्चा जरूर बढ़ा था। और आप ये मान लो कि इस बार भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल क्योंकि कुछ नए बच्चे जो ओवरेज हुए होंगे इस दौरान, तो जब जैसे आप ये सोचते हैं कि जैसे एक साल में ओवरेज, जो ओवरेज होने वालों की संख्या होती है ना, वो करीब ऐसे मान लीजिए कि जैसे एक साल में ओवरेज हुए बच्चे 3 लाख एक साल में, ठीक है, एक अप्रोक्स लेते हैं। तो जो नए एंट्री करने वाले बच्चे हैं, भाई मान लीजिए 18 से 22 एज है, तो 23 वाले बच्चे जो 22 से 23 फेज में चले गए वो 3 लाख हैं, और जो 17 से 18 वाले फेज में आ गए वो करीब 5-6 लाख होते हैं। तो उस वजह से
फॉर्म्स की संख्या बढ़ती जाती है। और ये वही कारण था कि फॉर्म्स की संख्या इतनी बढ़नी देखने को मिली कि उतने ओवरेज नहीं होते जितनी नई एंट्री आ जाती है। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने का ये फर्क आपको उठाना ही पड़ेगा लगातार। और 32,679 वैकेंसीज के लिए आप ये मान लीजिए 40 लाख फॉर्म होंगे। और ये मैंने फॉर्म्स के आपको आंकड़े समझाए हैं कि कैसे कैसे हैं। अब थोड़ा डिटेल एनालिसिस है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर आपको मजा आएगा जानने में आंकड़े। देखो 53 का कंपटीशन था पहले, जब सबसे कम कंपटीशन आज तक यूपी पुलिस में ये रहा है 49,568 में। वैकेंसीज काफी बढ़ी थी और जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे इनमें 6 महीने का अंतर रहा वैकेंसीज में। ये जनवरी में आई थी और ये अक्टूबर में आ गई थी। अक्टूबर 2018 इसको बोला जाता है। तो मेरे भाई यहां ना सारे बच्चे जो होशियार थे वो लग गए और ये 2 महीने में एग्जाम हो गया। सोचिए जनवरी फरवरी में 2019 में एग्जाम हो गया था। तो यहां पर वही बच्चों को मौका मिला जो इसमें रह गए थे। यही तो हुआ। तो फिर कमजोर बच्चों को मौका मिला तो इसकी कट ऑफ भी काफी डाउन गई थी उसके मुकाबले। क्योंकि जब जल्दी भर्ती आती है ना, फायदा यही होता है। जैसे अब ये भी हम जल्दी भर्ती मानेंगे इसको, क्योंकि जो बच्चे अच्छे थे वो इसमें निकल चुके, वो इसमें लग चुके। अब इन 2 साल में क्या इतने अच्छे हो गए होंगे सब? नहीं। तो यानी वही बच्चे होंगे कि जो यहां से रहे हैं वही इसमें बैठ रहे होंगे। या कुछ जो नई एंट्री आई है वो एकदम बहुत होशियार होते नहीं, उनको भी समय लगता है। तो मेरे भाई इसलिए आपके चांसेस इसमें बनने ही चाहिए। अगर आप पहली बार फाइनल मेरिट से रहे हो तो ईश्वर ने मौका दिया है। तो यूपीएसआई में भी आपके पास चांस है और यहां भी चांस है। आप जहां के लिए बने हैं आप अपना निकाल लेंगे। यहां कंपटीशन देखो, अब तक की यूपी पुलिस की पिछली 4 भर्तियों में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको इसी भर्ती में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और वो करीब थोड़ा मोड़ा नहीं, इस पिछली वाली से करीब 1.5 गुना कंपटीशन आप फेस करोगे। ये हमने सब वैकेंसी वगैरह का हिसाब लगा के फॉर्म वगैरह का ये बनाया है। तो 1.5 गुना कंपटीशन आप मान करके चलिए फॉर्म्स के हिसाब से देखूं तो। ठीक है, बाकी ये फॉर्म्स ही होते हैं, ये संख्या ही होती है। इसमें होशियार बच्चे उसमें भी उतने ही थे, पढ़ने वाले बच्चे 60,000 में भी उतने ही थे और इसमें भी उतने ही है। तो फाइट तो यहां ठीक ठाक देखने को मिलेगी। लेकिन जो अपर साइड के बच्चे थे वो लग चुके, जो उसमें रहे अब रहने वालों में कंपटीशन यहां देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो भाई यहां हम अप्रोक्स ये मान रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस टेबल के माध्यम से कि अगर सबसे कम कंपटीशन है अभी भी 122 से घबराना मत। 122 अभी भी सबसे कम है। कारण दिखा देता हूं। चलो ये तो यूपी पुलिस का, इसको छोड़ दो। यूपीएसआई में देखो 340 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस देखो 360 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ये जो अभी वैकेंसी आई है। एमटीएस का देखो 455 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करते हैं। वहीं सीएचएसएल देखो 958 बच्चा एक सीट के लिए फाइट करता है। तो भाई कांस्टेबल में तो फिर भी सबसे कम कंपटीशन है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर मेरा कहीं इधर नहीं हो रहा है तो मुझे इसमें फिर नंबर डालना है। अगर मैं एसएससी जीडी में भी निकालूंगा और यूपी की वैकेंसीज देखूंगा ना तो वो भी इससे ज्यादा ही मिलेगा। फिजिकल तो वहां भी है। तो इसलिए मेरे भाई यूपी पुलिस आपके लिए एक सबसे अच्छा ही अवसर है। जितनी भी नौकरी आती हैं सेलेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस ही इसमें होते हैं। अपने स्टेट की नौकरी है भाई, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो कितने पर कट ऑफ चली जाती है। अगर आप ये देखना चाहोगे तो 2023 की मैं आपको पेट की वो फिजिकल वाली डीवीपीएसटी वाली कट ऑफ दिखाना चाह रहा हूं कि आपको कितना स्कोर सिक्योर करना चाहिए। और ये तब था जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो 214 जनरल में चाहिए थे। और इसको क्यों दिखा रहा हूं, ये तो 2 कट ऑफ लगती हैं, एक फिजिकल की और एक फाइनल। तो ये फिजिकल के लिए भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी। और अगर मैं आगे की बात कर लूं तो ये देखो आप कट ऑफ जो फाइनल गई थी, ये है आपकी जानने और समझने वाली बात। 225, 209। और ये आज से नहीं जा रही इतनी कट ऑफ। आप क्यों ये मेरे भाई, अगर मैं कट ऑफ दिखाने लगूं, मैंने शायद आपको बताई है या नहीं बताई, दिखाई है या नहीं, हाँ ये रही देखो 41,520 सबसे पहली वैकेंसी आई थी, जहां मात्र 53 का कंपटीशन था। 225 पे कट ऑफ था, इसकी भी गई थी। तो आप ये कहो कि सर 225 बहुत हाई कट ऑफ गई है, तो 2018 में जब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े थे
ऑफलाइन बच्चे पढ़ाई करते थे तब भी 225 पे कट ऑफ गई, पर इसका कारण था कि 40-40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे इसमें बच्चों को। एक बच्चा था, मुझे खूब याद है, विनय मलिक, 260 उसके मार्क्स थे, वो रैंक 1 बना था, हमारा स्टूडेंट था, और 300/300 मार्क्स हुए थे उसके। 260 थे या 262 मार्क्स थे उसके, रैंक 1 उसी की आई थी। 300 में से 300 मार्क्स आए थे उसके, पूरे में से पूरे यूपी पुलिस के अंदर। उसका कारण था कि 40 उसको नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अब तो 40 तो नहीं मिलते, अब पेपर को उस लेवल का बनाया जाता है। वहां पर क्या हुआ था कि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ उस एग्जाम में, मैं बता रहा हूं क्या हुआ था। वो हुआ था 18 और 19 जून 2018 को। फिर वहां पर एक शिफ्ट कैंसिल कर दी, 2 शिफ्ट कैंसिल हो गई थी, यानी एक दिन का पूरा पेपर कैंसिल हुआ था। फिर री एग्जाम हुआ 26 और 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को 2 शिफ्ट हुई और 26 अक्टूबर को 1 शिफ्ट हुई। 25 में 2 और 26 में 1, हां, तो 3 शिफ्टों में फिर एग्जाम हुआ। ठीक है, तो वो जब इतना टाइम मिल गया ना बच्चों को, आधे बच्चों को, तो उसने नॉर्मलाइजेशन का काफी अंतर करवा दिया। तो पहले वाले वो बच्चे थे ना 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट, उनको बहुत बहुत नॉर्मलाइजेशन मिला था, और ये विनय मलिक उसी में ही था, 18 जून के कोई सी शिफ्ट में था। तो पहली और दूसरी शिफ्ट वालों को बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन मिला था। उसका कारण यह था, यहां पर अब नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं मिलता। फिर भी कट ऑफ अगर इतनी हाई फाई जा रही हैं, तो ये पिछली बार की जो भी 60,000 भर्ती गई है, तो इतने पर कट ऑफ गई हैं। इसको देख करके आपको यह सोचना चाहिए, ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे 50 लाख पहले फॉर्म थे, 48 लाख, तो अब 40 लाख तो अभी भी आ जाएंगे। आप कहोगे कि 8 लाख क्यों घट जाएंगे फॉर्म? ये इसलिए भी घट जाएंगे, सारे बच्चे तो पहले भरेंगे, पर बहुत सारा इसलिए नहीं भरेगा कि पहले 60 में ही नहीं हुआ, 32 में कैसा हो जाएगा। तो इस वजह से घट जाते हैं बहुत सारे फॉर्म। और पिछली बार जो हल्ला मचा था ना कि इतनी सारी वैकेंसी, उसने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर दिया था। उसका कारण था कि 34 लाख ही फिर एग्जाम में बैठे, है ना। चलो तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि भाई देखो, फाइनल मेरिट के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि हम, चूंकि मुश्किल पेपर अब नहीं आने वाले, हमें कोशिश करनी है कि हम 240 प्लस स्कोर सिक्योर करें अपना। 240 सर कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे आप? भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, और पेपर अगर पहले जैसे आ गए तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब हर बच्चा पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, 150 के 150, पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट करोगे 150 के 150 प्रश्न, तो फिर ये बहुत ज्यादा नहीं है। 240 का अपना एक टारगेट सा लेकर के चलें, 80% से ज्यादा हमें स्कोर सिक्योर करना ही करना है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं नेगेटिव मार्किंग में 75% पे सिलेक्शन होता है, तो सेम पेपर में वही सेम वैकेंसी के लिए 80% पे सिलेक्शन होता है अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो 75 और 80 का फर्क आ जाता है। तो 75 अगर मैं देखूं 300 का तो 225 बनता है, और 80% देखूं तो 240 बनता है। यानी अगर इसी पेपर की कट ऑफ में लगाने लग जाता, जिसकी अभी 225 गई है, और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यही कट ऑफ 240 पहुंच जाती। तो मैं कहां गलत कह रहा हूं? मैं तो पिछले बराबर आपसे बोल रहा हूं। और जबकि अब तो वैकेंसीज भी आधी हैं लगभग, तो ये तो 240 से भी उस हिसाब से ऊपर चला जाएगा अगर पहला जैसा पेपर आ जाए तो मैं इससे आपको डराना नहीं चाहता, पर 240 आप अपने माइंड में रखें कि इससे नीचे हमारा स्कोर नहीं होना चाहिए। और हम भी पेपर उस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार पेपर मुश्किल नहीं आते। तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि हम मुश्किल देंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन रखनी ही गलत है कि वो आएगा ही नहीं, ये श्योर होना गलत है। एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, आ गया तो क्या होगा। इसलिए हमें बीच बीच में आपको झटके भी देने हैं। तो हो सकता है पेपर ऐसा बन जाए कि 210 पे भी आप श्योर हो जाओ, तो वैसा पेपर भी हम बीच बीच में डालेंगे। मैक्सिमम पेपर को हम ऐसा करेंगे कि आप जो ठीक बच्चा तैयारी कर रहा है वो 240 250 आराम से कर ले। ठीक है, तो ये चेंजेस आप आरडब्ल्यूए के मॉक में भी देखोगे। चलो अब मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बता देता हूं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप कहो कि सर ये बहुत लंबी वीडियो जा रहा है, तो भाई मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, कोई बात नहीं। पर मुझे चीजें आपको समझानी जरूरी थी ताकि आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो सको। देखो,
जब हम सब एग्जाम की संभावना, क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं तो एग्जाम की संभावना, एग्जाम की डेट्स लगभग हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो एग्जाम की डेट अगर हम बोलेंगे तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्च में आपका एसआई का है और 25-26, देखो 14-15 मार्च का एसआई का हो गया, ये मार्च यूपीएसआई, और 25-26-27 अप्रैल का आपका होमगार्ड का हो गया। तो ये जो पेपर हैं ये कौन करा रहा है? भर्ती बोर्ड ही। तो भर्ती बोर्ड को ही सारी व्यवस्थाएं देखनी है। तो यूपी कांस्टेबल का इन सबसे बड़ा एग्जाम होना है। आप कहो कि सर इनके बीच में नहीं कराया जा सकता, बीच में फिर होमगार्ड का क्यों नहीं जल्दी करा लिया था? कुछ तो रीजन रहे होंगे बीच में। तो ऐसा नहीं है कि बीच में एक बड़े एग्जाम को लाया जा सकता है, नहीं, उसके चांस नहीं लगते। अब जो चांस लगता है कि वो मई जून का भी लगता है, और मई जून से भी हो सकता है और आगे इसलिए चला जाए क्योंकि ग्राम पंचायतों के इलेक्शन होने हैं इस साल, और वो मई जून की ही संभावना जताई जा रही है। अगर वो हो गए तो स्कूल्स सब बुक होते हैं उसमें, आपको मालूम होगा। तो वहां उन डेट्स को बचाना होगा, और वो अलग अलग डेट्स में होते हैं सबके। तो उनको जब मई जून, इसलिए 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं, उतने टाइम तक वो चलते हैं जिला पंचायतों के इलेक्शन, ग्राम पंचायतों के इलेक्शन, तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो अगर वो मई जून हुए तो हो सकता है फिर आपको एग्जाम जुलाई में देखने को मिले, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये भी टारगेट है कि इस भर्ती को एक ही साल में कंप्लीट करना है। दिसंबर 2026 तक ये भर्ती कंप्लीट हो, ये टारगेट में है भर्ती बोर्ड के में। और ऐसा हर भर्ती का टारगेट लिया हुआ उन्होंने कि फॉर्म निकलने से लेकर के अंत तक 1 साल में अंदर अंदर कंप्लीट करानी है। तो अब ये देखो कि भाई कोशिश भर्ती बोर्ड की जल्दी की रहेगी, लेकिन मई जून से पहले कोई संभावना नहीं दिखती। मई जून से भी लेट इसलिए हो जाएगा अगर ग्राम पंचायतों के इलेक्शन उन्हीं महीनों में आ गए तो, ठीक है। तो ये दिमाग में हम रखेंगे कि अप्रैल तक नहीं होना एग्जाम। चलो, तो अभी हमारे पास, हम मान ले कि भाई 4-5 महीने का समय आराम से मिल जाएगा। तो अब हम हर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजीज अगर डिस्कस करें तो मेरे भाई मैथ्स यहां पर अगर मैं बोलूं तो 18 से 20 ही क्वेश्चन आते हैं बस, क्योंकि सिलेबस अगर मैथ का पढ़ोगे तो उसमें रीजनिंग का पार्ट भी है, आधा आधा हो जाता है, रीजनिंग आधा और आधा मैथ। सिलेबस ही ऐसे पार्ट करके क और ख बना के दे रखा है। तो जैसे 38 क्वेश्चन आते हैं तो 38 क्वेश्चन में से आधा मैथ आधा रीजनिंग, तो इसलिए मैंने 18-20 लिखा है। कभी 19 भी होता है, कभी 20 भी होता है, कभी 22 भी हो जाता है। किसी किसी पेपर में 22 भी हुआ था इसमें इस बार, ठीक है। और ये जो रीजनिंग है ये अपना पार्ट तो है ही इसका 37 क्वेश्चंस का। 38 और 37 क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं ना, तो यहां 37 क्वेश्चन रीजनिंग के होते ही हैं, प्लस 19 क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं, तो ये 55-56 क्वेश्चंस की बन जाती है। इस तरह का यूपी पुलिस का कुछ सिलेबस है। और ये आपको मालूम है कि 38 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसमें 37 क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है। तो अगर हम मैथ्स को देखें तो इसका वेटेज काफी कम है, और जो हम मुश्किल क्वेश्चनों पे जाएं तो मुश्किल से इन 20 में से वो 2-3 प्रश्न मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। हम अगर मैथ्स को ये सोचें कि हम इन 18-20 क्वेश्चंस को किनारे ही कर दें और बाकी 3 से स्कोर कर लें, तो वो संभव नहीं है सिलेक्शन होना, क्योंकि अब 240-245 की बात होगी। तो मेरे भाई, मैथ्स और रीजनिंग जिन बच्चों के अच्छे नेगेटिव मार्किंग उनके लिए हमेशा बुरी है, याद रखना इस बात को। जिनके मैथ्स रीजनिंग अच्छे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो तो उनके लिए फायदा होता है हमेशा। जिनका मैथ्स रीजनिंग में से कुछ खराब हो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मैथ्स में भी तुक्का मार लेते हैं, और जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो तब तुक्का नहीं मारते, अब तुक्के वालों के भी सही निकल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं ये नेगेटिव मार्किंग है ना। चलो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैथ्स को आप 3 से 4 महीने सिर्फ उन प्रश्नों पे दे दो जो आपको आसान लगते हैं, आप हर चैप्टर्स में से ये छांट लो कि ये मुझे, और हर चैप्टर में आसान प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखना। आप देखोगे कोई भी चैप्टर है उसमें से अगर आपको वो मुश्किल लगता है ना, तो 80% वो आसान प्रश्न उसमें होते हैं और 20% ही मुश्किल होते हैं। कोई भी चैप्टर आप ले लो, तो उन 20% की तरफ कभी नहीं जाना,
ये दिमाग में रखना अपने में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मैथ्स कमजोर है तब कहता हूं ये बात। तो मेरे भाई, आपको मैथ्स में ये मान लेना है कि मुझे गिनती के 15-20 सवाल करने इस चैप्टर में, और उन्हीं को करना है बार बार। और एक एक चैप्टर में 20-20 तरह की टाइप है। आपको लगता है कि ये 4 तो मुझे कभी समझ ही नहीं आएंगी, तो उन 4 को हमेशा के लिए छोड़ दो। आपको हमेशा वही डिस्टर्ब करता है बस, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े रहते हो। आपको लगता है कि यही एग्जाम में आ गया, तो इस वजह से आप मैथ्स कभी अच्छा नहीं कर पाते। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये एग्जाम में आ गया, तो वो आएगा ही नहीं। आपको ये मानना है अगर मैथ्स अच्छा करना है तो, कि मान लो मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर लिया, प्रॉफिट लॉस में से 20 टाइप के सवाल हैं और ये मुझे 4 टाइप बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं ये मानूंगा कि ये 4 टाइप एग्जाम में आएंगी ही नहीं, तो मैं अपना मैथ्स स्ट्रांग कर पाऊंगा। आप ये मानोगे नहीं ये आ गई, तो फिर उस तो का कोई जवाब नहीं, आपका मैथ्स कमजोर रह जाएगा बस। और अगर आपने 20 में से 16 टाइप कर ली मान लो, और 16 आसान होंगी, वो 80% उसमें आती हैं, वो 16 100% आसान मिलेंगी। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बार में समझ जाओगे। 16 अगर कर लिया और आपको मैथ्स कल को स्ट्रांग करने का मन हुआ, तो दिमाग में रहेगा 4 ही तो सीखनी है, फिर आप सीख जाओगे, उन 4 को भी सीख जाओगे। अगर समय बचे तो कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, यूपी पुलिस के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन सही करने बहुत है, बहुत है। ठीक है, तो इतना करना आप मैथ्स के लिए। रीजनिंग किसी की भी कमजोर नहीं होती, बस प्रैक्टिस मांगती है। 55-56 क्वेश्चंस की रीजनिंग है, इसलिए एक प्रण लो कि भाई रीजनिंग को भी रोज प्रैक्टिस में रखना है, चाहे मिनी मॉक के माध्यम से, चाहे फुल मॉक के माध्यम से, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। कोई भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में मिले, सब अच्छे होते हैं। रीजनिंग जहां मिले तुरंत लग जाओ उससे, उससे मतलब लड़ना है साथ के साथ। जीएस सबसे बड़ा कंसर्न है ये बच्चों का, सबसे अच्छा किसमें मानता बच्चा, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, कि रीजनिंग हिंदी की टेंशन नहीं है, किसी को मैथ्स की टेंशन है, किसी को जीएस की टेंशन है। मैथ्स की थोड़ी सी कम इसलिए भी ले लेता है कि वहां 20 नंबर का है, पर 20 में से 15 सबको सही करने हैं, तभी सिलेक्शन होगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं मैथ्स में 5-6 क्वेश्चन तुक्का से सही करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पेपर फिर 260 का रह गया। अब 260 में से 250 कैसे करोगे मुझे बता दो, जीएस वीएस में हो ही नहीं सकते, बताओ कैसे सिलेक्ट होगे। यह है कारण, इसलिए मैथ्स करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको बचना बंद कर दो, करना शुरू कर दो, ये आ जाएगा। हिंदी कोई टेंशन नहीं है, रोज 1 घंटे पढ़ लेना। हिंदी इतनी सबसे आसान है और सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, और जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा हो ना उसकी बिल्कुल मत पढ़ना। हिंदी की जरूरत ही नहीं है कभी डिटेल में पढ़ने की यूपी पुलिस के लिए। उठाओ कांस्टेबल के पेपर 60,000 का उठा लो, 49,000 का उठा लो, या मैं कहूं कि वो 41,000 का उठा लो, जितने भी पेपर हुए सब उठा लो, कुछ भी गहराई से नहीं पूछा गया, कुछ भी। री एग्जाम उठा लो, उससे पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसको उठा लो। हिंदी में जो पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनत करके गया है, वो भी 37 में से 35-34 करके आता है, ज्यादा से ज्यादा 37 कर देगा, 36-37 कर देगा। और जो नॉर्मल चीजों को भी पढ़ करके गया है, हर चैप्टर का आइडिया लेके गया है, और कुछ चीजों को बहुत ठीक से पढ़ करके गया है, बहुत गहराई से कभी नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी, मैंने लास्ट में बच्चों को ये कहते कहते देखा है, सर आपकी 20 क्लास करी थी बस वो यूपी पुलिस के लिए, और वो भी फिर 40-40 मिनट की, उनसे पूरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे लास्ट में बच्चे को सिर्फ वही चीजें रहती है कि लिमिटेड पढ़ लो बस। तो इसलिए डिटेल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है हिंदी को, यह दिमाग में रखना हमेशा। और जिसने पढ़ी वो फिर अपना बहुत टाइम इधर दे रहा है, कभी हिंदी मुश्किल नहीं आती, चाहे एसआई का उठा लो। ठीक है, अब मैं जीएस की बात कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक डिफाइन है, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। अब जीएस के लिए क्या है, जीएस में बच्चा 20, 22, 23, 24 तक अटकता है,
उसका कारण है कि यहां पर 18 से 20 टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा बच्चों को हटके पूछे जाते हैं। अब उनको देखिए, आप कहो सर मैथ्स की कौन सी बुक पढ़ें, मैंने अगला स्लाइड बनाई थी कि बुक्स कौन सी पढ़ें। भाई मैथ्स की आपके पास सबसे पुरानी बुक है, एक आर.एस. अग्रवाल की आती थी, आज हमारे पास भी बुक्स हैं। आर.एस. अग्रवाल की आती थी, चाहे यूपीएसआई दे लो, उससे कांस्टेबल दे लो, आज भी वो सदाबहार है। अगर आपके पास है तो कर लो, वरना हम तो लाए ही हैं, वो तो हमारी तो बुक्स है ही, यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली बनाई है। क्वेश्चन देख लो, कुछ भी नहीं है भाई, कर तो डालो एक बार। उस बुक को, इतनी पतली बुक है मैथ्स के लिए जो बना रखी है ना, और उस बुक को अगर आप 2-3 बार पढ़ कर दो तो आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल का हो जाएगा। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं। इतनी पतली बुक को अगर आपने कर दिया तो, अगर कांस्टेबल ही आपका ध्येय है, ठीक है। आपके उसे रीजनिंग में क्या पढ़े, तो रीजनिंग में जो भी बुक आपके पास हो, और बुक बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं है। रीजनिंग की बुक पढ़नी सिर्फ उसको चाहिए शुरुआत में जिसको सीखनी है रीजनिंग। अगर आपके सर मैंने एग्जाम दे लिया रीजनिंग, मेरी किसी भी एग्जाम में ठीक ठाक हो गई है, तो फिर आपको रीजनिंग की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता, प्रैक्टिस सेट लगाना है तो रीजनिंग में भाई बुक मत पढ़ना। अब अगर आपको सीखनी है, मैं 0 लेवल से रीजनिंग करना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए होती है बुक्स बेस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर बुक्स जीएस के लिए मैं बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को अभी बता ही रहा हूं। हिंदी बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, बहुत सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन बहुत मशहूर हुआ करता, देखो हमारा पब्लिकेशन में फिर भी दूसरा नाम ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है सर उसमें बहुत सारी गलतियां थी, इसलिए हम उससे नहीं कर पाए, ठीक है। और भी कई सारी बुक्स आती हैं। कुछ बच्चों ने बहुत बड़े बड़े राइटर्स की बुक लेना शुरू कर दिया। अरे भाई आया तो कुछ नहीं, सब तो हिंदी में बड़ा नॉर्मल चीज आ रही हैं। आप कितने भी गहरे राइटर के ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी मोटी बुक ले आओ हिंदी की, मार्केट में तो सब अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप हिंदी के लिए बहुत चिंतित मत रहो, मैं तो ये कह रहा हूं कोई नॉर्मल बुक जो आपके पास हो वो पढ़ लो, हमारी भी है उसको पढ़ लो, कंप्लीट है वो। इतनी पतली बुक बना रखी यूपी कांस्टेबल के लिए, कर लीजिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे ही बाद में, ठीक है। जीएस के लिए इसका तोड़ हमने उन 20-22 टॉपिक्स जो मैं बात कर रहा हूं, 18-20 टॉपिक्स, तो वो इनकी वजह से होता था कि एक सोशल मीडिया एक नया टॉपिक आ गया, भारतीय कृषि नया टॉपिक आ गया, जनगणना आ गया, नगरीकरण आ गया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये कहीं और नहीं मिलेंगे, होमगार्ड में भी हैं, ये यहां भी हैं, आपातकालीन सेवाएं, मानवाधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये जो चीज है ना, ये इनसे एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आता है। मानवाधिकार से क्यों होता है यूपी पुलिस में क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ही दे रखा है। और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो है ना, उन 38 में से 20-22 मार्क्स इससे आ जाते हैं, इन टॉपिक से आते हैं, सिर्फ इन टॉपिक से। अब ये जो बुक बनाई है, ये हमने, इसके पेज है 120 पेजेस की है, इसमें इन क्वेश्चंस, भाई इन पर कंटेंट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में, तो जो भी कंटेंट हमने इसमें बुक में प्रोवाइड कर दिया, प्लस उस पर क्वेश्चंस दे दिए, और जो यूपी पुलिस में पहले आए हैं इन पे वो दे दिए। तो उस तरह की एक बुक बना रखी है, जिससे आप, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ बनेगा, है ना, क्योंकि ये नए टॉपिक्स है तो इनकी बहुत गहराई में नहीं घुसता ही नहीं है एग्जामिनर, जितने भी क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है। तो ये एक बुक इसके लिए तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, कि बाकी तो आपको मालूम ही है कि जो आरडब्ल्यू की बुक्स है वो चारों बुक्स है, हिंदी की भी है, रीजनिंग की भी है, मैथ्स की भी है। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर लेना। मैं जो मैथ्स की बुक बता रहा था इतनी सी पतली, वो है। सामान्य ज्ञान की भी एक बना रखी है, इसमें भी वो टॉपिक्स लिख रखे हैं, लेकिन वो उतना डिटेल में जो अलग से हमने देखा कि भाई री एग्जाम में कर लो या उसमें कर लो, तो उस वजह से अलग भी बनानी पड़ी कि भाई कोई बच्चा अगर पूरी बुक भी ना लेना पाए, चाहे तो इतने इन टॉपिक्स को ले लो, बाकी जगह तो वो ल्यूसेंट पढ़ता है, येलो जी के हमारी पढ़ता है, तो वो काफी है, लेकिन इन टॉपिक्स को उसमें कवर नहीं किया गया है, येलो जी के में या ल्यूसेंट में भी, इसलिए इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूं। 120 पेज है, ज्यादा भी नहीं है। तो ये बुक कब आ जाएगी भाई? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आप ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। 10 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं इसको,
चलिए, हाँ, डबल 9 से भी कम में ही कोशिश है मेरी कि मैं दे दूंगा इसको, है ना, डबल 9 से भी कम में, क्योंकि 120 पेजेस के मुझे डबल 9 नहीं चाहिए आपसे, उससे भी कम में कोशिश करूंगा आपके घर पहुंचवा दूं, चाहे मुझे डबल बुक करनी पड़े, कि आप दोस्त के लिए मंगवा लेना, किसी के लिए हो सकता है मैं 2 बुक आपको इसको प्रयास करूं कि 150 के आसपास दे दूं, तो 75 में ही पड़ जाएगी आपको, है ना, तो वैसा कुछ ट्राई करूंगा भाई। ये बैच है और बैच की क्लासेस 12 जनवरी से शुरू हो रही हैं, आप सबको पता है, और मुझे स्पेशली इसमें आपको थोड़ा सा मिसगाइड होने से बचाना था। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। आप चाहे ये लगा लो अब कि मैं बैच बेचने आया हूं, मैं लास्ट में अगर इसके लिए 30 सेकंड बैच के लिए कह दिए तो फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 40 मिनट की वीडियो बना रहा हूं और 30 सेकंड अगर मैं बैच के बारे में नहीं कहूंगा तो मेरी टीम ही मुझसे नाराज हो जाएगी, सर इनके बारे में तो कुछ बता दिया करो, है ना। तो 12 जनवरी को बैच आ रहा है। बाकी जो बिल्कुल बेसिक बच्चा है उसके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि बेस्ट होता है उसके लिए बैच। कोई कहे कि बच्चा सर मैं पिछली बार फाइनल मेरिट से रह गया था तो मुझे बैच लेना चाहिए, नहीं, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने बैच पहले लिया है तो फिर आपने कंप्लीट कर लिया अपने कोर्स को, तो फाइनल मेरिट वाले बच्चों को नीड नहीं है ना, उनको प्रैक्टिस की नीड है बस। कोई कहेगा आपको ऐसे कि फाइनल मेरिट में रहने वाले बच्चे मत लो, इसको नीड नहीं है, क्योंकि आप फिर से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो, वो तो नहीं लगती मेरे को। आपको अपने सब्जेक्ट पे काम करो, जो आपका कमजोर है उसकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सिलेक्शन आराम से। बुक्स हैं आपके पास, वीडियोस हैं आपके पास, जो चैप्टर वीक है उसका नाम डाल दो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस खुल के आ जाएंगे, RWA की आ जाएंगी, उनको पढ़ लो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू करेंगे, चिंता मत करिए, वो भी शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट हर संडे होता है, उसको जरूर दीजिए, उसमें मैं बहुत जल्दी एनालिसिस भी शुरू कर दूंगा कराना, है ना, जिससे आपको एक थोड़ा सा ये भी रहे कि कितना मार्क्स इस एग्जाम इस पेपर में होना चाहिए था इस संडे वाले में, तो उनको मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप ऑफलाइन दे पाओ, तो वो सब करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस बैच की क्लासेस 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और 12 तारीख से आप बैच से जुड़ सकते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो बेस्ट बैच है अगर सिलेक्शन लेना है तो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।